हेलो एवरीवन, वेलकम टू युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस। इस वीडियो में हम यूजीसी नेट पेपर 1 यूनिट 1 टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में देख रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है बेसिक कंडीशंस ऑफ लर्निंग। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक ज़रूर करिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। बेसिक कंडीशन ऑफ लर्निंग, जो लर्निंग होती है उसके लिए जो एक्सटर्नल जो सर्कमस्टेंसेस है वो कैसे इस पर इफेक्ट करती है, अधिगम को कैसे प्रभावी बनाती है, उसके लिए कुछ बेसिक शर्तें बताई गई हैं कि लर्निंग को इफेक्टिव बनाने के लिए क्या चीज़ें होती हैं। उसके बारे में दिया है। तो पहला है कंटिग्यूटी, सन्निकटता। अधिगम की बुनियादी शर्तों में से एक सन्निकटता, उद्दीपन और उनकी प्रतिक्रियाओं की लगभग एक साथ घटना है। यह शिक्षण में भी लागू होती है। सन्निकटता मतलब जैसे अगर जब भी टीचर कोई क्वेश्चन पूछता है, जैसे ही क्वेश्चन पूछता है और तुरंत उसका उत्तर सही उत्तर दे दिया जाता है स्टूडेंट द्वारा, तो ये क्या कहलाता है? सन्निकटता को दर्शाता है। मतलब अगर टीचर ने पूछा कि व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, तो और छात्र ने तुरंत जवाब दिया कि मेरा नाम राहुल है। ठीक है, तो ये जो घटना है जिसमें जो प्रश्न पूछा गया है वो उद्दीपन होता है और जो उसका उत्तर दिया गया है वो प्रतिक्रिया है। और ये दोनों एक साथ ही होता है। जैसे ही क्वेश्चन पूछना होता है और उसका आंसर होता है तो ये एक साथ होने को दर्शाता है। तो इस तरीके से ये सन्निकटता को दर्शाता है लर्निंग। नेक्स्ट जो इसकी बेसिक कंडीशन है, प्रैक्टिस, अभ्यास। तो ऐसा उद्दीपन प्रतिक्रिया का अभ्यास एक प्रतिक्रिया की पुनरावृत्ति है। मतलब कोई भी एक्टिविटी उसको बार बार वो पुनरावृत्ति कर रहे हैं ना, तो वही प्रैक्टिस कहलाता है। ऐसा उद्दीपन प्रतिक्रिया का अभ्यास आवश्यक है, जैसे कि शास्त्रीय अभ्यस्तता, संचालन अभ्यस्तता, कौशल अधिगम में आवश्यक है। तो ऐसा जैसे यहाँ प्रैक्टिस कैसे यहाँ पे अधिक लर्निंग में ज़्यादा इफेक्टिव है। जैसे कोई बच्चा साइकिल चलाना सीख रहा है ना, तो पहले दिन तो वो साइकिल पे पैडल मारना, धीरे धीरे पैडल मारना सीखता है ना। थोड़े दिन तक वो पैडल को ही चलाना सीखता है ना, गिरता है फिर वापस से उठ के पैडल चलाना सीखता है। फिर उसके बाद क्या होता है, थोड़े दिन में वो साइकिल को स्थिरता से बैलेंस बनाकर चलाने का ट्राई करता है ना, बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। और इस चीज को जब वो बार बार प्रैक्टिस करता है, बार बार अभ्यास करता है, तो वो फिर बिना गिरे साइकिल चला पाता है। तो ये अभ्यास के माध्यम से उसने एक लर्निंग की है। तो ये इसका एक अच्छा उदाहरण है कि प्रैक्टिस से कैसे लर्निंग की जा सकती है। फिर है सुदृढ़ीकरण, रीइंफोर्समेंट। हम विभिन्न प्रभाव उत्पन्न करने के लिए सुदृढ़ीकरण का विभिन्न तरीकों से उपयोग कर सकते हैं। जैसे अगर टीचर ने स्टूडेंट से कोई क्वेश्चन पूछा और बच्चे ने क्या उसका तुरंत मतलब सही उत्तर दे दिया है, तो उसको रिवॉर्ड के लिए, अप्रिशिएट करने के लिए क्या चॉकलेट दे दी मान लीजिए, है ना। तो ये क्या हुआ, एक पॉजिटिव सुदृढ़ीकरण हो गया कि मैं अगर उत्तर दूंगा तो मुझे कुछ रिवॉर्ड मिलेगा, तो बच्चा इससे उत्साहित होगा, है ना, और वो अधिक सही उत्तर देने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे ये एक सुदृढ़ीकरण का उसके अंदर मतलब एक सकारात्मक पॉजिटिव ये जो है गुण, ये इसका विकास होता है। इस प्रकार से वो और सही उत्तर देने के लिए, उत्साहित होने के लिए लर्निंग मतलब कोशिश करेगा। तो यहाँ पे इस तरीके से भी लर्निंग में ये इफेक्टिव लर्निंग के लिए ये आवश्यक होती है। फिर नेक्स्ट है फीडबैक, प्रतिपुष्टि। तो प्रतिपुष्टि वह ज्ञान प्रदान करना है कि प्रतिक्रियाएं सही हैं। मतलब ये वो नॉलेज है जहाँ पर ये बताना है कि जो आपने एक्टिविटी की है, आपने जो आंसर दिया है वो सही है, या उन्हें संशोधन की आवश्यकता है, या इसमें कुछ चेंजेस करना है। फीडबैक में तो यही है ना कि क्या सही है, ये यहाँ तक सही है, ऐसा कुछ करेक्शन करते हैं। यह अधिगम की जाने वाली प्रतिक्रियाओं को मजबूत करने में सुदृढ़ीकरण के रूप में भी कार्य करती है। यह अधिगम दक्षता को बढ़ाती है। ठीक है, मान लीजिए अगर स्टूडेंट ने कोई मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व किया, तो वहां पर टीचर उसे बता सकता है कि उसने जो सॉल्यूशन किया उसमें उसने कहाँ कहाँ गलती करी है ना, और इन गलतियों को कैसे सही किया जा सकता है। तो यहाँ पर जब फीडबैक दिया जाता है तो स्टूडेंट क्या को ना सही उत्तर पाने में एक तो हेल्प मिल जाती है, और इससे क्या होता है कि उसको उसकी जो लर्निंग है, अधिगम है, उसकी दक्षता को भी बढ़ावा मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है जनरलाइजेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन, सामान्यकरण और भेदभाव।
तो सामान्यीकरण और भेदभाव जैसे रंगों के बीच हैं, दोनों को शायद अधिगम की शर्तों के बजाय घटनाओं के रूप में बेहतर परिभाषित किया गया है ना। तो जैसे बच्चे को अगर किसी जानवर को किसी मतलब बच्चे ने किसी जानवर को देखा ना, मान लीजिए कुत्ते को देखा है ना, तो वहां पे किसी ने बताया कि ये 4 पैर वाला जो है ये कुत्ता है, तो उसने जनरली उसके माइंड में क्या आ गया, सामान्यीकरण क्या बन गया कि 4 पैर वाला जो भी जानवर होता है वो कुत्ता होता है। लेकिन फिर उसने गाय को देखा, अब वो भी 4 पैर वाला है, बिल्ली को देखे वो भी 4 पैर वाला है, तो यहाँ पे सामान्यीकरण के हिसाब से तो वो उसे कुत्ता समझेगा, लेकिन फिर उसको वो क्या सीखता है, विभेद भेद करना सीखता है कि नहीं, कुत्ता ऐसा दिखता है, बिल चार सभी 4 पैर वाले जो जानवर है वो कुत्ता नहीं होते, गाय है, बिल्ली है, तो ऐसे अलग अलग नाम से फिर वो पुकारता है। तो ये भेदभाव मतलब जो उसमें डिफरेंशिएट डिस्क्रिमिनेशन करना, फिर ऐसे ये लर्निंग के द्वारा सीखता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है लर्नर्स रिस्पॉन्स टू लर्निंग। तो सिंह और शर्मा ने कक्षा में छात्रों की प्रतिक्रियाओं को प्रबंधित करने के कौशल के 5 घटक व्यवहारों का सुझाव दिया है ताकि भागीदारी को बढ़ाया जा सके, कि कैसे उनका लर्निंग के दौरान कैसे पार्टिसिपेशन इंक्रीज होता है क्लासरूम में, जब लर्निंग हो रही है तो वो कैसे अपना जो भागीदारी है कैसे बढ़ाएं। तो इस पर 5 ऐसे फैक्ट्स एलिमेंट्स दिए हैं उनके सुझाव, उनके व्यवहारों में एक सुझाव दिया है कि कैसे उनकी भागीदारी बढ़ाई जा सकती है। तो पहला है प्रॉम्प्टिंग। तो प्रॉम्प्टिंग है कि जैसे अगर कोई हिंट दी, अगर किसी से कोई क्वेश्चन पूछा है उसे नहीं आ रहा है तो उसके आसपास उससे रिलेट करते हुए उसके आसपास की चीज उसको कुछ बताई जाती है कि कभी कि उस हिंट से उसको आ जाए, है ना। तो यहाँ जब कोई उत्तर या प्रतिक्रिया नहीं दी जाती है तो छात्रों को संकेत, सुझाव, आंशिक उत्तर आदि के रूप में प्रॉम्प्टिंग की जाती है। सही उत्तर के लिए दिए गए संकेत प्रॉम्प्ट के रूप में जाने जाते हैं, मतलब वो इस प्रकार से हिंट दी जाती है कि वो उसको समझते समझते सही आंसर पे पहुंच जाए। जैसे कि अगर हम देखें तो मान लो क्वेश्चन पूछा कि ताजमहल कहाँ स्थित है ना, और किसी स्टूडेंट को नहीं पता जिससे पूछा है, तो अब टीचर क्या उसको प्रॉम्प्ट देगा, क्या संकेत देगा कि ये उत्तर प्रदेश के एक शहर में आता है, फिर उससे रिलेटेड कुछ और बताया। तो ये जो ऐसा बताया है ना, ये प्रॉम्प्टिंग है, ताकि छात्र सही उत्तर देने में उसको हेल्प हो सके, वो सही उत्तर दे सके वो, है ना। फिर नेक्स्ट है रीडायरेक्शन, पुनर्निर्देशन। तो जब कोई छात्र प्रश्न का सही उत्तर नहीं दे पाता है तो प्रश्न को कई छात्रों की ओर निर्देशित किया जाता है। पुनर्निर्देश के माध्यम से शिक्षक अधिक भागीदारी, सोचने के लिए अधिक समय और छात्रों के लिए मंथन की स्थिति सुनिश्चित करते हैं। मतलब अगर पूछा है कि किसी छात्र से कि भारत का प्रधानमंत्री कौन है, अब छात्र को उसके बारे में नहीं पता, वो उत्तर नहीं दे पाता है, तो क्या होगा, वही क्वेश्चन वो शिक्षक क्या करेगा, टीचर किसी दूसरे छात्र से पूछेगा, ताकि क्या है सभी जो छात्र हैं वो पार्टिसिपेट कर सके, है ना, और सीख सके, जब तक दूसरों को भी और सबको सोचने का फिर मौका भी मिल जाता है। सीकिंग फर्दर इंफॉर्मेशन, अधिक जानकारी की खोज। जब कोई छात्र अपूर्ण या आंशिक रूप से सही उत्तर देता है तो शिक्षक छात्र को उच्च प्रतिक्रिया स्पष्ट करने में मदद करने की कोशिश करता है। किसी प्रश्न या उत्तर से संबंधित अतिरिक्त जानकारी यह सुनिश्चित करने के लिए पूछी जा सकती है कि क्या छात्र ने आदर्श अवधारणा को ठीक से समझा है या नहीं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अधिक जानकारी की खोज इस प्रकार से होगी कि अगर किसी ने बोला, किसी स्टूडेंट ने बोला है कि जो गांधी जी थे वो स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, तो टीचर अब क्या कर सकता है, उसको और अधिक जानकारी की खोज कराने के लिए कि उससे पूछ सकते हैं, अच्छा तो महत्वपूर्ण थे स्वतंत्रता संग्राम में, तो स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने कौन कौन से प्रमुख आंदोलन किए। तो यहाँ पर वो अधिक जानकारी की खोज को दर्शाता है, मतलब वो और दूसरे जो रिसर्च करेंगे उनको बताया जाएगा, तो ये उनको और अधिक जानकारी की खोज की ओर प्रेरित करता है ना। फिर रिफोकसिंग, पुनः ध्यान केंद्रित करना। यदि छात्र का उत्तर सही है तो उसे समान या नई स्थितियों में प्राप्त ज्ञान को संबंधित करने के लिए कहा जा सकता है। यह अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग के बारे में सोचने का अवसर प्रदान करता है। अगर मान लो कि कोई स्टूडेंट उत्तर देता है कि जो वाटर है वो 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, तरल और गैस, तो यहाँ टीचर उससे क्या पूछ सकते हैं कि इन अवस्थाओं के उदाहरण क्या है,
तो यहाँ पर क्या होगा कि उसका मतलब प्रैक्टिकल है, ये तो पता है ठोस तरल और गैस होता है, लेकिन इनके भी क्या उदाहरण हो सकते हैं, तो उनके उस ज्ञान को वो मतलब अनुपयोग कर सके, उस पर ध्यान केंद्रित कर सके, तो उसके लिए यहाँ पे इस प्रकार से भी क्वेश्चन किया जा सकता है, रीफोकसिंग से रिलेटेड अवसर दिए जा सकते हैं। फिर आलोचनात्मक जागरूकता बढ़ाना, इंक्रीजिंग क्रिटिकल अवेयरनेस। यदि कोई छात्र सही उत्तर देता है तो शिक्षक छात्रों में आलोचनात्मक सोच या जागरूकता बढ़ाने के लिए उच्च क्रम के प्रश्न पूछ सकते हैं। मान लो अगर कोई स्टूडेंट उत्तर देता है, मतलब उससे क्वेश्चन पूछा और उसने आंसर दिया कि द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में शुरू हुआ था, तो टीचर अब पूछेगा क्या कि इसके क्या कारण थे, द्वितीय विश्व युद्ध के कारण क्या थे और इसके रिजल्ट क्या रहा। तो यह आलोचनात्मक सोच और जागरूकता बढ़ाने के लिए एक उदाहरण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है टॉपिक है लर्निंग इन्वायरमेंट। तो अधिगम एक निरंतर गतिशील प्रक्रिया है, क्योंकि हर स्टेज पे हर बार मतलब लर्निंग तो होती ही है, हर स्टेज पे हमको देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फॉर्मल इनफॉर्मल किसी ना किसी वे में अधिगम होती है। तो ये गतिशील प्रक्रिया है, यह उन व्यक्तियों और पर्यावरण के बीच की बातचीत का परिणाम है जिसमें वे कार्य करते हैं। जो लर्निंग है वो एक एनवायरनमेंट के तहत ही होता है ना, जिसमें व्यक्ति और जिस एटमॉस्फेयर में रहकर वो बातचीत कर रहे हैं उसके परिणाम जिसमें वो कार्य कर रहे हैं, ये अधिगम होता है। अधिगम वातावरण को प्राकृतिक परिस्थितियों प्रभावों और सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों का मिश्रण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें एक व्यक्ति स्थित होता है। ठीक है, अधिगम वातावरण वह कुल मिलाकर परिवेश है जिसमें व्यक्ति अनुभवों को समृद्ध करने और इस प्रकार अधिगम की ओर ले जाने के लिए बातचीत करते हैं। अधिगम वातावरण का वर्णन करते समय कई सिद्धांत काम करते हैं। चलिए, फिर है बंड्रा एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक है, ने अपने सामाजिक अधिगम सिद्धांत में प्रस्तावित किया कि अवलोकन और अनुकरण की प्रक्रिया के माध्यम से नया व्यवहार सीखा जा सकता है। यह व्यक्तिगत विशेषताओं, व्यवहारों, पर्यावरणीय कारकों के बीच की बातचीत का परिणाम है। सामाजिक वातावरण के अलावा भौतिक वातावरण भी अधिगम को प्रभावित करता है। तो ये जो बंड्रा है, जो सामाजिक मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने क्या एक सिद्धांत बताया अपने सामाजिक जो सोशल लर्निंग थ्योरी है उसमें उन्होंने प्रपोज किया कि अगर कोई चीज़ का ऑब्जर्वेशन किया जाता है, मतलब किसी व्यवहार का ऑब्जर्वेशन किया, उसका अनुकरण मतलब उसी को बार बार दोहराया उसे, है ना, उसकी नकल की गई उस प्रक्रिया की, तो उस माध्यम से भी नया व्यवहार सीखा जा सकता है। और ये किस पर डिपेंड होता है? व्यक्तिगत विशेषताओं, व्यवहार, पर्यावरणीय कारकों के बीच के बातचीत का परिणाम होता है। ठीक है, नेक्स्ट है वायोगोस्टिक एक निर्माणवादी विचारक थे। माना कि सांस्कृतिक रूप में महत्वपूर्ण कार्यों जैसे भाषा पर महारत केवल सामाजिक बातचीत के माध्यम से ही प्राप्त हो सकती है। अगर हम किसी भाषा के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, है ना, भाषा को सीखना चाहते हैं, तो उसके ये चीज़ हमको सामाजिक जो सोशल बातचीत होगी उसी के द्वारा सोशल इंटरेक्शंस होगी, उसी के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। अधिगम वातावरण में विविधताएं विभिन्न अधिगम परिणामों की ओर ले जाती है ना। तो जो लर्निंग है अलग अलग प्रकार से अलग अलग क्राइटेरिया में होकर हमें सीखने को मिलता है। ठीक है, अब है कि विभिन्न प्रकार की जो सेटिंग्स के आधार पर यूनेस्को ने निम्नलिखित प्रकार के अधिगम को वर्गीकृत किया है। सबसे पहले फॉर्मल, औपचारिक अधिगम, तो ज्ञान को प्रसारित करने के लिए संस्थागत, अत्यधिक संरचित, निरंतर बातचीत जो कुछ उद्देश्यों से जुड़ी होती है और वे मान्यता प्राप्त योग्यता की ओर ले जाती है। शिक्षक और शिक्षार्थी प्रमुख हितधारक होते हैं। जो फॉर्मल लर्निंग होती है वो जनरली स्कूलों में देखने को मिलती है ना, वेल स्ट्रक्चर्ड होती है, स्टूडेंट और टीचर के बीच में जो बातचीत होती है, टीचर पढ़ा रहा है, स्टूडेंट सीख रहा है, तो ये एक फॉर्मल वे में है कि जहाँ पर एक संगठित एरिया में आके वहाँ पे लर्निंग हो रही है। फिर नॉन फॉर्मल लर्निंग जो होगी, सेकेंड जो होगा नॉन फॉर्मल अनौपचारिक अधिगम, तो संरचित नहीं होता है और इसे लचीलापन के साथ व्यवस्थित किया जाता है, कोई प्रमाण पत्र नहीं होता है। फॉर्मल में हमको पर्टिकुलर कोई सर्टिफिकेट मिल रहा है, रिजल्ट मिल रहा है,
लेकिन नॉन फॉर्मल में क्या है, हमें कोई प्रमाण पत्र या सर्टिफिकेट ऐसा नहीं मिलता। हम कहाँ से लर्निंग कर रहे हैं, परिवार से, पड़ोसी से, समाज से जाके, समुदाय में सहकर्मी हमारे साथ है, फ्रेंड से, बाजार स्थान, यहाँ पर ऐसे जगह जाकर हम सीखते हैं। ठीक है, फिर है इनफॉर्मल लर्निंग, अनौपचारिक अधिगम। तो आकस्मिक और व्यक्तिगत यह संगठित नहीं होता है। एक देश में कई पहल और कार्यक्रम पाए जा सकते हैं जो स्वभाव से अनौपचारिक होते हैं। भारत में वयस्क शिक्षा कार्यक्रम, बुनियादी शिक्षा कार्यक्रम, साक्षरता कार्यक्रम, स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम आदि पाठ्यक्रम अनुभव आमतौर पर लक्षित समूह की विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किए जाते हैं। ये व्यापक और सामान्य प्रकृति के बजाय अधिक व्यक्तिगत होते हैं। अधिगम अनुभवों का लेन देन सामुदायिक संसाधन के इर्द गिर्द केंद्रित होता है। तो यहाँ क्या है कि कोई पर्टिकुलर संगठन के द्वारा, मतलब कोई वेल स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, मतलब जैसे जैसे हम स्कूल में जाके, कॉलेज में जाके लर्निंग कर रहे हैं, वहाँ ऐसे नहीं। यहाँ पे कुछ ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जिसमें कुछ टॉपिक्स के बारे में हमें सिखाया जा रहा है, जागरूकता लाई जा रही है ना। तो यहाँ पर ऑर्गेनाइज तो किए जाते हैं, पर ऐसे कार्यक्रम स्पेसिफिक कोई फिक्स कार्यक्रम नहीं होते हैं। ऐसे जैसे साक्षरता कार्यक्रम, जहाँ जिस चीज की नीड है वहां पर उस चीज के लिए कार्यक्रम चलाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ क्रिएटिंग अ पॉजिटिव लर्निंग इन्वायरमेंट, सकारात्मक शिक्षण वातावरण बनाने का महत्व। तो क्या इसका इम्पोर्टेंस है कि सकारात्मक है ना। तो सबसे पहला आता है हमारा भौतिक वातावरण। तो कक्षा की संरचना अधिगम को प्रभावित करती है। उचित वायु गुणवत्ता, तापमान और शोर स्तर महत्वपूर्ण है। तो लर्निंग जब हो रही है ना, पॉजिटिव लर्निंग इन्वायरमेंट बनाने के लिए क्या ज़्यादा ज़रूरी है, तो भौतिक वातावरण भी हमारे लिए आवश्यक होता है। तो भौतिक वातावरण में क्या आता है कि जो लर्निंग को इफेक्ट करता है, तो इसमें भौतिक में हमारी कक्षा आ जाएगी, हमारे क्लासरूम का सेटअप आ जाएगा। ठीक है, उसमें किस प्रकार से वायु गुणवत्ता है, मतलब एयर, जैसे सफोकेशन तो नहीं हो रहा है क्लास में, तो फिर लर्निंग में कोई इफेक्टिव लर्निंग नहीं होगा, क्योंकि किसी का ध्यान ही नहीं होगा। सब यही बोलेंगे कि अरे गर्मी हो रही है, सफोकेशन हो रहा है ना। तापमान, टेम्परेचर, शोर कितना हो रहा है, ज्यादा शोर हो रहा है तब भी वहां पर पढ़ाई पर फोकस नहीं होगा, है ना। तो इसमें जनरली क्या है कि क्लासरूम के सेटअप में देखा जाए कि वेंटिलेशन तो सही है, आराम, बैठने की जो चेयर्स है वो तो सही है, बैठने की जो व्यवस्था है, लाइट अच्छे से आ रही है, अच्छी रोशनी है, और छात्रों को मतलब ये सब चीजें अगर सही होती है तो छात्रों को क्या है, ध्यान केंद्रित करने और सीखने की क्षमता को बढ़ाता है। नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिक वातावरण। तो स्कूल की दार्शनिकता और प्रथाएं मनोवैज्ञानिक वातावरण को आकार देती है। धमकी भरी स्थिति से चिंता उत्पन्न होती है जो व्यवहार को प्रभावित करती है। तो जैसे एक, तो मनोवैज्ञानिक वातावरण से रिलेटेड क्या होगा कि जैसे मतलब कोई जो स्टूडेंट है स्कूल में, उसकी जो मनस्थिति है उसको प्रभावित करते हैं ऐसे कारक जो कि उनके स्टूडेंट के जो इमोशंस है, जो उसकी मनस्थिति है ना, उस पर इफेक्ट करते हैं। जैसे अगर मान लो उसको धमकी दी जा रही है स्टूडेंट को, है ना, तो वो क्या, धमकी भरे माहौल में अगर रखा है तो वो डर के माहौल में वो पढ़ाई नहीं करेगा, है ना। चिंता रहेगी उसको, उसका विकास नहीं होगा, और फिर वो ऐसे में क्या करेगा, परीक्षाओं से बचेगा, गलत प्रश्न के लिए टीचर्स के लिए को बोलेगा कि अरे ये तो टीचर्स ने ऐसा कराया वैसा कराया, है ना। अनुचित साधनों का उपयोग करेगा, है ना, परीक्षा में पास होने के लिए चीटिंग करेगा। तो ये अगर उसे सपोर्टिव, अगर सपोर्टिव माहौल मिल रहा है, हर किसी का सहायक मतलब सहयोग मिल रहा है, और साथ ही धमकी नहीं, फ्री है, बिना धमकी के फ्री माहौल में अगर वो पढ़ाई कर रहा है, तो उसका मनोवैज्ञानिक वातावरण भी यहाँ पे महत्वपूर्ण होता है। उसको लर्निंग, इफेक्टिव लर्निंग को प्रभावित करता है ना। फिर सामाजिक वातावरण, सहपाठियों के साथ बातचीत सामाजिक गुणों को सिखाती है। बाहरी गतिविधियां साहस, आत्मनिर्भरता, पहल को विकसित करती है ना। तो अगर ग्रुप में जैसे डिस्कशन हो रहे, फ्रेंड्स बन रहे, उनके साथ चर्चाएं हो रही है ना, बातचीत हो रही है, सहयोग मिल रहा है, टीम वर्क सिखाया जाता है ना। तो ये क्या है, एक उनके लिए एक स्किल, भविष्य के लिए स्किल सीख रहा है वो, ना। तो सामाजिक वातावरण भी बहुत इफेक्टिव होता है लर्निंग के लिए।
फिर है मोटिवेशनल क्लाइमेट, तो प्रेरणा में मूल्य और प्रयास शामिल है। शिक्षकों को कार्यों का महत्व दिखाना चाहिए और प्रशंसा के माध्यम से प्रयास को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो उनको और अच्छा माहौल देने के लिए उन्होंने अगर अच्छा किया है तो उसमें शाबाशी भी देना चाहिए। तो अगर कोई कठिन प्रॉब्लम या टफ उसको प्रॉब्लम दी, उसने हल करने का प्रयास किया, तो उसकी प्रयास भी किया है तो उसको प्रशंसा करना चाहिए। जिससे क्या होगा, उससे आत्मविश्वास बढ़ेगा और जिससे वो आगे अपने प्रयास भी जारी रखेगा, वो प्रेरित रहेगा उसके लिए कि हाँ मैंने कोशिश की, भले ही मैंने गलत भी बताया लेकिन मुझे अप्रिशिएट किया, मुझे प्रशंसा हुई, सही उत्तर देने पर रिवॉर्ड दिया, जैसे चॉकलेट दे दिया, तो उनमें क्या आत्मविश्वास बढ़ता है और लर्निंग के लिए और प्रेरणा मिलती है। फिर व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझना, तो शिक्षक को व्यक्तिगत आवश्यकताओं का जवाब देना चाहिए और अधिगम शैलियों से मेल खाने के लिए शिक्षण विधियों में विविधता लानी चाहिए। मतलब टीचर्स को मतलब उनके व्यक्तिगत आवश्यक जो स्टूडेंट को जो उनकी लर्निंग कैपेसिटी जो उनकी आवश्यकता है पढ़ाने के लिए, जैसे विभिन्न विधियों को उनकी आवश्यकता और क्षमताओं इनको ध्यान में रखते हुए उन्हें मतलब किस टाइप के बच्चे हैं, अगर मान लीजिए विजुअल जो देख सकते हैं ऐसे लर्नर है ना, तो उनको उस टाइप की उनके लिए शिक्षण विधियों का यूज किया जाएगा। और अगर मान लीजिए अगर इस टाइप के हैं कि जो नहीं देख सकते, तो उनको सिखाने के लिए उस टाइप की उनमें जो लर्निंग विधियां होगी, जो टीचिंग विधियां होगी, वो उस चीज का यूज किया जाएगा, है ना। तो उनकी व्यक्तिगत भिन्नताओं के हिसाब से उनकी क्षमताओं के अनुसार, कैपेसिटी के अनुसार लर्निंग की जाए, वैसी शिक्षण विधियों का उपयोग किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ लर्नर, शिक्षार्थियों के प्रकार। तो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है, सामान्य लक्षण और भिन्नताएं के आधार पर शिक्षार्थियों में सामान्य लक्षण होते हैं, लेकिन उम्र, संस्कृति, अनुभव और लक्ष्यों में महत्वपूर्ण भिन्नताएं होती है ना। तो इस आधार पर लर्नर अलग अलग प्रकार के होते हैं। फिर उनकी अधिगम शैलियों के अनुसार विभिन्न शिक्षार्थियों को अधिगम शैलियां भिन्न होती है। विषम समूह घटनाओं को अलग अलग ढंग से ग्रहण और व्याख्या करते हैं वो। फिर है मीडिया का चयन, मीडिया को शिक्षार्थियों की शैलियों में मेल खाना चाहिए। तरीकों और संसाधनों में विविधता उद्देश्य प्राप्त करने में मदद करती है। फिर है इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग, तो निर्देशात्मक योजना, प्रभावी निर्देशात्मक योजनाएं डिजाइन करने के लिए महत्वपूर्ण शिक्षार्थी लक्षणों की पहचान करना चाहिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।